Thank you so much, Dr. Ali Hussain, for your comments about interview. So let's initiate the process of answering all the questions that have come from the attendees. So the very first question was ये डॉक्टर गजनफर से पूछा गया है, तो डॉक्टर गजनफर अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज. Do they facilitate in work placement of spouse? And are you trying to say that it is difficult for a married person to win Fulbright? Could you please answer that question? जी जी इसमें ये है कि अगर वर्क प्लेसमेंट पे वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करते, ठीक है, पर ये चीज़ ये है कि यूएस में मुश्किल नहीं है वर्क प्लेसमेंट करने का. जो मेन होता है इशू उसमें होता है लैंग्वेज बैरियर और एक्लेमेटाइजेशन. ठीक है, अगर आप फॉरेन जाके आपकी मिसेज या आपके मेल या फीमेल स्पाउस हैं वो जॉब नहीं कर सकेंगे. तो पहले जाके एक होता है डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, उसके लिए अप्लाई करेंगे. इट विल टेक अराउंड 3 to 4 months to get that document. You will have to pay $400 fee for that document. And like what you can do in between that time while you are not working there, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उनके साथ कुछ क्लासेस ले सकते हैं. कुछ नॉन पेड क्लासेस होती हैं, वो हो रही होती हैं, तो वहां से आप कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर सकते हैं आपका स्पाउस. ठीक है, तो जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाती है तो आपको जॉब मिलना मुश्किल नहीं होती. तो मेरी मिसेज ने वहाँ पे पहले इनिशियली ग्रोसरी स्टोर पे जॉब की, फिर उनकी थोड़ी कम्युनिकेशन और बेहतर होगी तो शी वाज एबल टू गेट अ बेटर जॉब लाइक एट अ साइकाट्री क्लिनिक. तो ये आपकी प्रोग्रेशन चलती है. तो काम मतलब थोड़ा सख्त होता है. लोग जितने घंटे काम करते हैं, जितने कहा जाता है वो काम करते हैं, पर ये भी एक प्रोसेस होता है. जॉब मिल जाती है पर उसके लिए थोड़ा अपने आप को डेवलप करना पड़ता है. Awesome. And just could you clarify is it difficult for a married person to win Fulbright? नहीं, ये कोई नहीं है कतगन या कि आप मैरिड है तो आपको नहीं देंगे या नॉन मैरिड है. तो वो बस ये कहते हैं कि भाई बीवी बच्चे लेके जा रहे हो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, आपसे लिखवा लेंगे. और वहाँ पे भी आपसे वो लिखवाएंगे, बार बार आपको कहेंगे लीगली कुछ होती हैं, स्कीम्स होती हैं उनकी कि वो अंडर प्रिविलेज को फैसिलिटेट करते हैं कि उनका बच्चा पैदा हो, तो वो आपको मेक श्योर करते हैं, लिखवाते हैं कि यार यू कैन नॉट गेट दैट. ठीक है, तो मतलब आपने जो भी आपका स्पाउस जा रहा है, आपके बच्चे पैदा होते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है, ये वो मेक श्योर करते हैं कि यार स्पाउस को ले जाना तो अपने खर्चे के ऊपर. ठीक है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं. Awesome. And this leads me to the next question, Dr. गजनफर, आप ही इसका जवाब दे दीजिए. फैमिली के फंड्स शो करवाने की बात क्लियर कर दें प्लीज फॉर वीजा पर्पस. तो वो उसमें ये होता है कि फैमिली के फंड्स ना शो करने होते हैं. ठीक है, तो वो तकरीबन जितना आपकी फंडिंग होती है उसका हाफ होता है मेरे ख्याल में. लेट्स गो अराउंड $700-800 होता है पर मंथ का. तो वो आपने हर साल शो करने होते हैं. मतलब वो 20 लाख के राउंड अबाउट बनता है. तो वो आपके कोई जानने वाले हैं, अंकल हैं या कोई है, उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह चल जाती हैं. वो बहुत ज़्यादा पिकी नहीं होते इस बारे में. ठीक है, पर आपको कोई ना कोई आपको चाहिए होता है कि जो आपको वो स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दे कि बैंक स्टेटमेंट है और उसमें एफिडेविट देना होता है कि ये मेरे रिलेटिव हैं या इस तरह से है, तो इनके मेरे पास इतना फंड है और उनको ये मैं फंड करूंगा. Perfect. Awesome. Okay, so there's another question. Attested transcripts, HEC attested or any professor attestation will be sufficient? I think I can take that question. So you need them to be HEC attested as well as university attested at times. आप दूसरे लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है? मुझे तो दोनों जगह से अटेस्ट करानी पड़ी थी. यूनिवर्सिटी से भी अटेस्ट कराई थी मैंने अपनी, और फिर मैंने HEC से भी अटेस्ट कराई थी. I can take that. So बेसिकली जो प्रीवियसली अभी इस साल में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो पहले सालों में ऐसा होता था कि आपको यूनिवर्सिटी की अटेस्टेशन होती है, जैसे ही आप ट्रांसक्रिप्ट लेते हैं तो आप अटेस्ट करवाते हैं यूनिवर्सिटी से. तो सेकंड स्टेप क्योंकि जब आप इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं तो जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है एडमिशन के लिए, तो वो बेसिकली अटेस्टेशन HE से तब रिक्वायर्ड होती है. लेकिन इट इज गुड, आप स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन में सब चीजें अटेस्ट करके दे सकते हैं. दैट्स अ गुड ऑप्शन.
और इसी में सेकंड ये है कि इस ईयर में उन्होंने अटेस्टेशन को थोड़ा सा वेव किया है। वो उनका कहना है कि आप विदाउट अटेस्टेशन भी अप्लाई कर सकते हैं इस साल में। तो आई थिंक यूनिवर्सिटी अटेस्टेशन इज सफिशिएंट। और यूनिवर्सिटी अटेस्टेशन डजंट मीन दैट प्रोफेसर अटेस्टेशन। यूनिवर्सिटी मीन आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है या कंट्रोलर ऑफिस आई थिंक वो करता है अटेस्टेशन, तो वहां से अटेस्ट करवाएं। और कुछ मैं जरूर थोड़ा सा पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का क्वेश्चन था, तो आई थिंक डॉक्टर गंगनफर डिड वेरी वेल। तो इसमें जो आपने अपने स्पाउस के लिए 50% है, सपोजिंगली मैं $1300 ले रहा हूं, तो मुझे अपनी स्पाउस के लिए जो है $650 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, और मुझे साल या 2 साल के टोटल फंड्स जो हैं वो अपनी स्पाउस के लिए देने हैं। लेकिन अगर आपके पास आपके बच्चे हैं, सपोज आपका एक बेटा है या बेटी है, तो 25% ऑफ योर टोटल, लाइक 13 है तो उसको 4 पर डिवाइड कर दें, तो आपको $425 उसके भी ऐड करें, तो फिर ये आपके पास रफली कोई 1100-1200 के करीब आई थिंक बन जाएंगे टोटल डॉलर अमाउंट। तो ये आपको फॉर 1 ईयर, तो वो आप भेजेंगे जो भी, अगर तो आपके अपने फंड हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, फिर आपको कोई चीज एडिशनल देने की जरूरत नहीं है। वो फिर आप यूएसईएफपी को भेजते हैं, फिर यूएसईएफपी जो है वो भेजती है आईई को, वो डीएस 2019 जनरेट करती है, और फिर वो इसी चैनल के थ्रू आईई के पास आता है और वो आपको सेंड करती है डीएस 2019, और वो डॉक्यूमेंट है जो आपको इंटरव्यू के लिए जरूरी है आपके स्पाउस और किड्स के लिए। और दूसरा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि वर्क यूएस के अंदर स्पाउस के लिए, तो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। गेटिंग जॉब इज इजियर, नॉट अ बिग इशू, ओनली इज अ कम्युनिकेशन बैरियर। तो कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम होते हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में जहां पर मैं रह रहा हूँ, ये ग्रेजुएट हाउसिंग है, फैमिली हाउसिंग, तो यहाँ $30 पर सेमेस्टर लेते हैं, तो वहां पर रेगुलर क्लासेस होती हैं। So you can opt for different scenario, what's are available. Thank you so much, Dr. Ali Hasnain. Actually, the question was कि Fulbright आपको support करती है in helping your spouse getting the job. So that's what Dr. Kazanfer said, that they don't actually. But yeah. So that's that. Achha, so there's the next question. Can students enrolled in last semester of a degree apply for Fulbright this year? So I know from my past experience that you could apply. But if there's any change in the rules, Yasir, Hasnain, or Ghazanfar, you can drop in a comment. I think we're good. Last year students can still apply. Okay, perfect. Moving on, if we talk about general GRE score for veterinary and animal sciences, how much should it be? So जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है. Because आप साइंसेस में जा रहे हैं, STEM fields are very competitive, तो applications come from around the year. You're competing with the most brilliant minds from all over the world. So जितना आपका GRE score ज़्यादा होगा उतने आपके admission के chances बढ़ जाते हैं. 300 and above is good. And इस बारे में डॉक्टर अली ने भी काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया था. मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा इसमें, ठीक है. एक चीज़ थोड़ा ज़हन में रखना चाहिए कि फुलब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो बेसिकली मेरिट स्कॉलरशिप नहीं है. ये एक लीडरशिप स्कॉलरशिप है, एक डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप है. तो जिस तरह अमेरिका एक डाइवर्सिटी है, इस तरह ये फुलब्राइट भी डाइवर्सिटी है. तो इसमें ये नहीं है कि आपके अगर कम स्कोर है तो आप नहीं हो सकते. बहुत, अगर मैं GRE को ओनली देखें जिस तरह, तो उसमें बहुत कम स्कोर पे भी लोगों का दे वर द प्रिंसिपल कैंडिडेट्स, और हम लोग सेकेंडरी कैंडिडेट थे, मतलब हम, और बहुत सारे हाई एंड लोगों को उन्होंने रिजेक्ट किया है, ठीक है. तो आपकी जो GRE है वो इम्पोर्टेंट जरूर है, ठीक है, पर आप उसको किस तरह फ्रेम करते हैं. अगर आप उनको ये शो कर देते हैं यार ये बंदा टैलेंटेड है, ठीक है, बट सम और द अदर इसको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी या कोई इशू था जिस तरह से नहीं कर पाया, पर उसमें पोटेंशियल है, तो वो आपको देंगे, ठीक है. तो आपने अपनी जो स्टोरी है ना, पर्सनल स्टेटमेंट है, उसको किस तरह फ्रेम करना है, अपने इंटरव्यू को किस तरह कंडक्ट करना है, दैट मैटर्स द मोस्ट. सही है. तो आपने अपनी स्टोरी जो है लाइन है, तो उसमें अगर आपका GRE कम भी है
never discourage. सही है, कोई इशू नहीं है, स्टोरी लाइन अच्छी बनाए. Right, perfect. Thank you so much. There's another question regarding, please guide about the reference letter from referee online versus postal submission. I don't know about that because in my time we had to do postal submission. So Yeah, I think I can do that. okay. So basically, when I applied, so at that time हम postal ही send किया करते थे, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल 2018 से I guess change कर दिया, online submission है application. तो आप क्या करते हैं, जो एप्लीकेंट है वो अपने रेफरीज के वहाँ क्रेडेंशियल इन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्क मी टू राइट अ रेफरेंस लेटर, तो वो मेरा नाम लिखेगा, मेरी एफिलिएशन लिखेगा और मेरा ईमेल है वो वहाँ पर इन करेगा अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में. तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे सबमिट होती है तो फिर USEFP की तरफ से आपको एक ईमेल आती है जो आपका रेफरी होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो फिर वो उसी ईमेल लिंक को फॉलो करना है उस रेफरी ने, और वो आपका जो रेफरेंस लेटर है वो राइट करना है उस बॉडी में. ये ऑनलाइन सबमिशन है, एवरीथिंग. Okay, perfect. Let's quickly go through all the questions because time काफी हो रहा है and everybody wants to go to bed by now. शो पाकिस्तान में काफी लेट हो गया है. यासिर, आप बता सकते हो कि पर्सनल स्टेटमेंट कितनी लंबी होनी चाहिए? Yes, 750 words is the maximum limit. I think जब आप online application portal में जाते हैं तो उधर ये clearly लिखा हुआ भी है, और जो minimum I would suggest कि ज़्यादा कम ना हो, maybe 650 to 750 तक आप रखें उसको, ज़्यादा छोटी ना लिखें और ज़्यादा लंबी भी ना लिखें. ठीक हो. तो yeah. Okay. Examples of personal statement and proposal ये online available है, so you can Google these things. We're not going to go into these details because यासिर ने काफी detail describe कर दिया कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. Question for Yasir again. Research objective is for submission only, or you have to work on that proposal in your PhD? This is a very good question. Yeah, good question. Short answer, no, you don't have to work on it. But you can, but it depends on the funding. You don't have to. Agreed. I agree. The things that I wrote in my proposal, I'm working on the same disease, but not exactly the same project. Now, I had proposed a field-based work, and I'm doing a lab-based work. Okay, moving on. Okay, minimum word count आपने बता दिया research objective की. For graduate schools, CV should contain all publications and all conferences like 6 to 8. Should it contain extracurricular activities? So yeah, publications जितनी आपकी relevant हैं वो do add them. It's always great. It shows that you're interested in research. It shows that you are actively taking part in that aspect of your life. So yes, do add. Conferences भी आपने जो attend की हैं, जो relevant conferences हैं वो add कीजिएगा, because हम लोग काफी जो है डिफरेंट किस्म की कॉन्फ्रेंसेस भी आज हम लोग अटेंड करते रहते हैं, तो जो आपके करियर से रिलेटेड हैं वो आप जरूर डालें. What if all the transcripts are not available regarding graduation? I have transcripts from the last 2 semesters. Will it work or need all semesters transcript? So transcripts आपको सारी ही चाहिए होती हैं, except अगर आप आखिरी सेमेस्टर में हैं तो you can skip having the last semester transcript, लेकिन जब वो आ जाती है then you need to report it to the Fulbright. Okay. Excuse me, Anam. Yeah, sorry, go on. Excuse me. I think हम ये पहले भी क्वेश्चन आया था कि आप लास्ट सेमेस्टर वाला जो सिनेरियो है वो कर सकते हैं या नहीं. तो अगर आप वो मैंने नोटिस अभी रीड किया है तो परहैप्स देयर इज अगर आपके पास आपकी लास्ट डिग्री की जो ट्रांसक्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल आप DVM किया है तो 5th सेमेस्टर तक की आपके पास होनी चाहिए, 5th ईयर तक आपके पास होनी चाहिए ट्रांसक्रिप्ट. तो अगर आपके पास नहीं है so your application would be considered incomplete. So I think maybe they have changed some scenario. तो मैं recommend करूँगा कि talk with the full USEFP regarding this question. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कंप्लीट होना चाहिए आपका प्रोग्राम. Okay, thank you so much, Dr. Ali. Next question, if you are a government employee, what should be the best way and time to apply for NOC?
Ooh, I don't know. Yeah, I think it depends. For my case, it was very quick. I just got my scholarship news. वो आपको पता चल जाता है आपको सितंबर में. आप यूजुअली जब सितंबर में इंटरव्यू कॉल्स होती हैं आपके पास. फॉर एग्जांपल अभी तो आई डोंट नो कि आप थोड़ा सा शायद डिले हो, तो आपकी सिलेक्शन को आपका पता चल जाता है अक्टूबर नवंबर में कि आपकी सिलेक्शन होगी या कि नहीं. तो मार्च में आपका एडमिशन डिसाइड हो जाता है, ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल, और थोड़ा सा डिले भी हो सकता है कुछ कैंडिडेट का. तो आप अप्लाई कर सकते हैं एट द टाइम के आप जून में अप्लाई करें. डिपेंड करता है कि सम टाइम आपकी इंस्टीट्यूशन कैसी है. अगर आप L&D डिपार्टमेंट में हैं तो आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट दैट. परहैप्स डॉक्टर गजनफर कैन ऐड सम. हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तो मेरा ख्याल में एक सेफ बेट ये है कि जब आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है, तो आप फिर वो साथ में वो लगा भी सकते हैं कि मुझे यहाँ से एडमिशन लेटर आ गया है यूनिवर्सिटी से और मैं इधर जा रहा हूँ, तो फिर वो सेफ है. उससे आप यू आर प्लेइंग सेफ. और इवन आप ये भी कर सकते हैं, अगर फर्दर सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आपका वीज़ा भी हो जाए तो आप उसका भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम फिर भी होता है. इवन वीज़ा भी हो जाए तो फिर भी आपके पास महीने का एटलीस्ट टाइम होता है. ठीक है, तो आपको मिलना हो तो एनओसी जिसने इजाजत देनी हो तो वो आपको दे देता है 1 वीक 2 वीक में भी, और जिसने नहीं देनी उसने आपको नहीं देनी. बात मेक एंड ब्रेक हो जाता है कि आपको जॉब छोड़नी है या कंटिन्यू करनी है. तो यहाँ पे मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में बाय लॉ जो है ना, आप जब किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे जो है एनओसी रिक्वायर्ड होता है परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए. ठीक है, तो बाकी ये सिचुएशन जो है ना वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है. Okay, let's moving on. Is it compulsory to have publications in order to get selected? I don't think so. It's not compulsory, but it's always nice to have an extra thing. हाँ, बस मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा. मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, ठीक है, तो मुझे उन्होंने दिया स्कॉलरशिप, मैं पीएचडी करके आ चुका हूँ, तो इसका मतलब है आप लोग, कई लोग मुझसे बेहतर होंगे, आप भी कर सकते हैं. Absolutely. Thank you so much, Dr. Gazanfar. That's an excellent advice. Is there any test conducted before the mock exam? I don't know what mock exam are you talking about. I'm assuming it's mock GRE exam that you're mentioning. So, test इससे पहले कोई नहीं होता. Mock exam is a mock exam. You know, it's not a real exam. उससे पहले आप अपनी practice के लिए exams को online कर सकते हैं. Okay. Oh, 9 more questions left. So this is a long one. First of all, I would like to thank all of you for organizing such informative session. I would like to ask 2 questions. First, like some countries in Europe and in Asia, we can get directly admission in PhD after DVM. So can we apply directly for Fulbright right after bachelor's or in the thesis duration of your master's? Second, can all of you please share your fundamental documents like SOP, CVs, and reference letters? Okay, I can start with it and others can pitch in. आप जो दूसरे countries में situation है, you can, you know, for example, Turkey में आप directly PhD के लिए apply कर सकते हैं, लेकिन जो Fulbright का program है, आप उधर either you go for a master's or you go for a PhD, and then after master's you can get enrolled in a PhD program as well, which is what I think Yasir, you probably did that. And the thing is that यहाँ पे एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. नॉर्मली जो है ना यूरोप में भी ये कहा जाता है कि अगर आपकी 16 साल की एजुकेशन है तो आपको मास्टर में एडमिशन मिलेगा. अगर आपकी 18 साल की एजुकेशन है तो आपको पीएचडी में आप एलिजिबल होते हैं पीएचडी के लिए. Okay, perfect. और डीवीएम को वो 16 साल में कंसीडर करते हैं. Perfect. और जो दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि could you share your fundamental documents? I don't think I will, but it depends on the others if they want to. Okay, I guess we're moving on. just a quick thing. US में technically जो US PhD है, you can go do PhD after graduation. ठीक है, उसमें ये होता है कि सिंपल वो 1 साल ज्यादा हो जाता है, वो कोर्स वर्क ज्यादा लेना पड़ता है, पर हमें अक्सर लोगों को पता नहीं होता. ठीक है, तो इन केस अगर आप इतने टैलेंटेड हैं और आप पिच कर सकते हैं और एडवाइजर को कन्विंस कर सकते हैं, यू कैन गो डायरेक्टली. ठीक है, इवन आपको फुल ब्राइट नहीं चाहिए. ठीक है, बाज लोग ये होते हैं कि वो जाते हैं,
और वो एडवाइजर को कन्विंस करते हैं, और सम अदर वो इतने बड़े अच्छे हैं तो वो उनको ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी में भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये नहीं है कि आपने मास्टर्स करना ही है और पीएचडी नहीं कर सकते। मेरी लैब से मेरा कलीग फारिग हुआ, ठीक है, वो अमेरिकन था, उसे पता था, उसने ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली पीएचडी की है, मैंने मास्टर्स के बाद पीएचडी की है। बस सिर्फ ये हुआ मुझे 4 साल लगे हैं, उसको 5 साल लगे, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, बस आपको रूट पता होना चाहिए। बट टेक्निकली अनम बिल्कुल ठीक कह रही साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वहाँ पे एक साल वो ना डीबीएम में लगा देते हैं एक्स्ट्रा ना, तो उनके लिए ये होता है कि वो डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं। हमारा चूंकि 5 साल प्रोग्राम है, हमारे लिए मेरा ख्याल शायद यूएसए का आई डोंट नो, लेकिन यूरोप में जो है ना वो आप एलिजिबल नहीं होते पीएचडी के लिए, आपको पहले मास्टर करना होता है। मास्टर वहाँ पे 2 तरह के होते हैं, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। Yeah, it varies from university to university, to be very frank. मेरी यूनिवर्सिटी में, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में DVM फुल और PhD का जो है डुअल प्रोग्राम है। सो अ लॉट ऑफ DVM स्टूडेंट्स आफ्टर देयर सेकंड ईयर जॉइन PhD प्रोग्राम और साथ साथ रिसर्च करते हैं अपने समर वेकेशंस में, फिर 1 साल रिसर्च में आते हैं, देन दे गो बैक, दे कंप्लीट देयर DVM। यहाँ पे DVM 4 साल का होता है, and then they go back to research. So but it's like a very difficult thing to do. बहुत amazing situation है, ये बड़ी unique situation होती है students की, but I personally would recommend कि आप पहले masters के लिए अगर आ जाओ तो बेहतर है, and then you can convince your advisor or find other opportunities for a PhD if you want to. Okay, moving on. Masroor Saab is asking a question. Is it must for the applicant to be from a poor or rural background, or he or she must have gone through some incident in his or her life? Because when I see myself, lucky or not, I've never been through one. No, you do not have to have gone through horrible situations in your life to be selected for Fulbright. You don't have to be a poor person or from a rural background. People from the cities are highly eligible as well. I come from a city background and I was educated at top-notch institutes, but that does not deter your research plans or your professional goals. So I don't think that matters. So you can play that card कि मैं financially, you know, एक situation थी या मैं एक rural background से था, but it doesn't really determine कि आपको Fulbright मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाज़ अगर ओवर प्ले करना भी आपको बैकफायर कर सकता है। जो भी है आप रियलिस्टिक रहें, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा रो के ही आपको मिलना है। तो आपकी सेंसिटिविटी है, मतलब लाइक कि आप कायदे आज़म की मिसाल दे सकते हैं और गांधी की मिसाल दे सकते हैं। तो दोनों का बड़ा डिफरेंट लाइफस्टाइल था, दोनों अजीम लीडर थे, ठीक है। एक का लाइफस्टाइल बड़ा था, वो 3 पीस पहनते थे, एक वो दूसरे में रहते थे, ठीक है। तो आपने अंदर से अपने आप को पहचानना है। True, absolutely. Acha, so Yasir, there's a question for you. Could we repeat things in research proposal and personal statement? I mean, both of them revolve around the same thing in one or another. We will be sharing the presentation with the people, I suppose. But if you want to give a quick summary, Yasir, I think that would be nice. Yeah, I think दोनों totally different हैं। रिसर्च प्रपोजल में आपने रिसर्च के बारे में लिखना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं और क्यों पढ़ना चाहते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट में आप लिखते हैं कि आपकी बेसिकली आपकी लाइफ स्टोरी होती है कि आपने अब तक क्या अचीव किया, कैसे अचीव किया, और जस्ट टच करना होता है कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। तो डिफरेंट है, जैसे आपने बोला जब वीडियो शेयर होगी तो हो जाएगा। मैं पिछले कमेंट पे आना चाहूँगा कि जो अगर आप रूरल बैकग्राउंड से नहीं है तो क्या आप नहीं सिलेक्ट हो सकते? आप बिल्कुल होते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग आए थे तो majority I would say of Fulbrighters were from LUMS, so they were pretty well in their background। और लेकिन ये जरूर होता है कि Fulbright और USCFP they believe in equity instead of equality। तो ये जरूर करते हैं कि जब अगर तो कोई रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो अगर उसके स्कोर्स कम भी हैं तो they would still give him a chance अगर उसकी स्टोरी और उसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव और सब कुछ अच्छा है। तो because they try to spread out to different institutions, वो चाहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन से ना लोग आए, एक शहर से लोग ना आए, और या फिर एक सारे पंजाबी ना हो, सारे पठान ना हो, वो सबको मिक्स करना चाहते हैं।
सारे लाहौर से ना हो, कुछ साउथ पंजाब के हो, तो वो इस तरह का मिक्सचर बनाना चाहते होते हैं। तो इट्स नॉट अ नेगेटिव पॉइंट अगर आप सिटी से हैं या रूरल एरिया से। मैं क्विकली इसमें ऐड करना चाहूंगा, इवन वो ये भी चाहते हैं कि इवन एक सेक्स से ना हो, ठीक है, और वो एक बड़ा प्राउड लेते हैं फॉर जी, वो यूएससीएस फीमेल और मेल्स को बैलेंस करना चाहते हैं। हाँ, कि हर साल वो इवन कि जब हम आए थे तो उन्होंने बड़ी प्राउड से स्टेटमेंट कहा था कि दिस टाइम इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर हैविंग मोर देन 50% फीमेल्स। सही है, तो इसमें फीमेल्स के लिए भी बड़ा चांस है, ठीक है, कि वो आगे आए, वो अपना अच्छा करें, तो वो कर सकती है। परफेक्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन डॉक्टर कमर महमूद, या सो इनका सवाल है कि बेसिकली ही इज आस्किंग कि इनकी जो रिसर्च, इट्स वेरी नीश रिसर्च जो कि हाइड्रेटेड डिजीजेस पे है, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज हैव एराडिकेटेड दिस डिजीज. So should he, so when he tries to find the professor relevant to his work experience, he can't do that. Is it better to change the research field to pursue a PhD in research field that is in, or understudy in many parts of the world? I can sort of relate to this question because मेरा जो focus है वो Mycobacterium bovis पे है. Bovine tuberculosis is a big issue in underdeveloped countries, especially in Pakistan. हमें actual status भी नहीं पता. There's some, scattered research available. लेकिन US के अंदर bovine TB का prevalence is like 0.01%. It's almost eradicated. The only state that is still endemic is actually Michigan. So yeah, I mean, it is difficult to find a person who is in your field, but I don't think you should give up on it. If you are passionate about this field, go for it. Keep looking for it. Fulbright नहीं तो कोई और दुनिया में यूनिवर्सिटी जरूर होगी जहाँ पे आप अपने पसंद का काम कर सकते हैं. Because to be very honest, अगर आप PhD program में enroll हो जाते हैं, it is such a long journey, it is such a tiring journey. If you don't like the work that you're doing, you'll end up hating your experience, whether or not you're in US or not. So I would encourage you to keep focused on things that you actually like. यहाँ पे मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि डिजीज एरेडिकेट किसी कंट्री से हो जाने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि वहां पे उस टॉपिक पे रिसर्च नहीं हो रही, ठीक है. तो रिसर्च जो है वो हाइड्रेटेड सिस्ट पे भी हो रही होगी. लाइक FMD जो है वो यूरोप से एरेडिकेट हो गया है, तो लेकिन आपको ज्यादातर रिसर्चेस जो हैं फिर भी आपको यूरोप से मिलेंगी, ठीक है. ये इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है. Sure. Perfect. Thank you so much. Okay, next question is how much it takes to complete all procedure and what is the right time to apply? That's a good question. So I think depends if you are talking with this specific application this year. So perhaps if you have started your things like personal statement and research objective like 1 month ago, I think it's a good to go. Even that you have not done that before, if you can spend your 11 days totally for this application, I think you can do that. Okay. There's a question for me. People prefer to add colors in some logos in CV. Is that good or bad? I would not add it, and I would not add logos to a CV because it just consumes a lot of space. Further, all of the workshops and trainings that Masroor Sahab has attended are directly related to your research. Excellent. So if I add them all, my CV goes beyond 2 pages. देखिए, मैंने शुरू में ही बोला था कि hard and fast rule नहीं है कि एक ही page की CV हो. It can extend up to 6 pages. But it's better if you could squeeze it into 1 page. But, go for it. If you have like tons of experience, go for it. Okay. Does CGPA matter if you're applying for MPhil, or does it have any impact on shortlisting for interviews? I think थोड़े से recurrent हो रहे हैं questions, so quickly कोई जवाब दे दे इसका. I think मेरा नहीं ख्याल. I agree. Yeah, doesn't matter कि आपकी CGP जो है वो मैटर करती है. ठीक है, अगर आपके पास it's total application, आपकी CGP mediocre है, but if you have very good story, you have a good objectives, you can win that. If you don't have very good score but you have a very good story, you can win that. यहाँ पे जो है ना, सॉरी, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. जो है ना, CGPA डेफिनेटली मैटर करती है जब आप कट ऑफ तक ना पहुंच रहे हो. लाइक किसी कट ऑफ CGPA 3 है या किसी प्रोग्राम में 3.5 है,
उससे आगे जो है ना वो जैसे आप लोगों ने मेंशन किया कि बिल्कुल बाकी आपकी एप्लीकेशन को मैटर करती है। सीजीपीए अगर आप 3.5 कट ऑफ है और 3.49 पे हो तो डेफिनेटली मैटर करेगी। Okay, thank you so much. Two last questions are left. First is how many times we can give mock tests through USCFP website? Every 3 months, I suppose, but I'm not sure. I can take that. So usually when you register for the their like notification alerts, they send you some information regarding registrations and some of the workshops going on there. So sometimes they also send you that you can go for the mock exam. So usually it happens like not very frequently, but if you are willing to do a mock exam, you can pay just 250 rupees. So that's very negligible, I think. So you can take that mock exam. Perfect. And last question for the session is सबसे पहले हसन जलाल साहब कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा सवाल मैम अनम से है कि सीवी में पब्लिकेशंस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, और अगर कोई पेपर एक्सेप्टेड है पर अभी ऑनलाइन नहीं है तो क्या उसे सीवी में पब्लिकेशन वाले पोर्शन में ऐड करना चाहिए? गुड क्वेश्चन. सो द फर्स्ट पार्ट वाज कि सीवी किस पब्लिकेशंस किस ऑर्डर में होनी चाहिए? chronological order always. जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे पहले आप लिखेंगे एंड यू कैन गो बैक इन टाइम. एंड अगर आपकी कोई पब्लिकेशन अभी एक्सेप्ट हुई है, ऑनलाइन नहीं आई है, तो आप ब्रैकेट्स में सिर्फ लिख देते हैं कि इट इज एक्सेप्टेड एज येट. ओके, आई होप दैट क्लियर्स योर आंसर्स. और हम लोग इंशाल्लाह ये वीडियो रिकॉर्डिंग अगर सेव हो जाती है तो वी आर गोइंग टू अपलोड इट ऑनलाइन along with the presentation. So I'm going to hand it over to Dr. Farooq now. Dr. Farooq? ये आवाज आ रही है ना? जी. तो मॉक एग्जाम की फीस गालबन 500 रुपए होगी, तो Oh. शायद आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड. हाँ जी, I guess. Yeah, you're right. ठीक है. और यहाँ पे जो है ना मैं आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं आपका कैसे शुक्रिया सॉरी, अदा एक करूं. मिनट फारूक भाई, एक चीज रह गई थी. जी. सॉरी, अली भाई ने पूछा था कि क्या 15,000 से 16,000 एप्लीकेंट्स हैं या 1,600 या 200 हैं. तो I remember when I applied in 2014 we had 6,000 applicants at that time, और मुझे पता है कि उसके बाद it has grown exponentially because they are trying to reach out to different universities. उससे पहले इतना यूनिवर्सिटीज में जाके ये मॉक एग्जाम नहीं करते थे, कोई मेन यूनिवर्सिटीज में सिर्फ जाते थे. तो अब उसके बाद तो if I remember well 2015 में ये गालबन 4,000 के करीब थे, if I remember well. क्योंकि वो जब आप जाते हैं ना इंटरव्यू पे, वो आपको देते हैं एक लेटर देते हैं कि इतने एप्लीकेंट्स थे और इतने में हम जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, और आप उन लकी वन में हैं जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं. बिल्कुल, आई वुड अज्यूम कि आप 5-6 साल गुजर चुके हैं, तो शुड बी अराउंड 15,000 बाय नाउ. अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में, अवेयरनेस बढ़ रही है. जब मैंने अप्लाई किया था, when I won the scholarship, उस वक्त मेरे ख्याल से 9,000 लोग थे. So yeah, it's increasing exponentially, and you guys have amazing opportunities that you must explore. आप सब लोग Fulbright जो है win कर सकते हो, irrespective of your gender, irrespective of your financial background or your educational background. Fulbright is very inclusive, very diverse, and it's a life-changing experience that you know you're very lucky to get. So do apply for it, and I hope this session has helped you guys. हाँ जी, थैंक यू ना. और आई डोंट थिंक कि मैं जो ना वो मेरे पास वर्ड्स हैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप लोगों ने जो ना अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के और अच्छा खासा आप लोगों ने टाइम दिया है प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए. तो अब मेरा जो है ना वो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका और तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो रात के इस वक्त जो है वो जाग रहे हैं. मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो कामयाबियाँ दे और आपको फुलब्राइट जैसी अपॉर्चुनिटी पे वर्क करने की जो वो हिम्मत दे. यहाँ पे आई थिंक हम अपना सेशन खत्म करते हैं. कोई और बंदा कोई चीज ऐड करना चाहे तो. I think that's all. Thank you very much. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you all. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. याद रखिएगा.